बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के डिस्कशन में हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1 ऑटम 2024 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना है। FAR 1 के ऑटम 2024 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 8 IE7 दैट इज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के स्टैंडर्ड से टेस्ट किया गया है। इस सवाल में बेसिकली हमें एक कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है और कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में स्पेसिफिकली सवाल में ये रिक्वायर्ड है कि हमें ये कैश फ्लो डायरेक्ट मेथड से प्रिपेयर करना है। तो कैश फ्लो के टॉपिक में स्पेसिफिकली डायरेक्ट मेथड से ही ज़्यादा स्टूडेंट्स चैलेंज फील कर रहे होते हैं और एग्जामिनर ने डायरेक्ट मेथड से ही स्पेसिफिकली कैश फ्लो प्रिपेयर करने के लिए कहा है। तो रीड करते हैं और सॉल्व करते हैं। अगेन अगर आप लोग सबसे पहले अगर आप लोग ये सवाल पहली बार देख रहे हैं तो आपके लिए हरगिज़ रिकमेंडेड नहीं है कि आप इसका डायरेक्टली वीडियो सोल्यूशन देख लें, क्योंकि ये पास पेपर का सवाल है और एक अच्छा सवाल है। तो पहले आपको इसको खुद से रीड करके खुद से अटैम्प्ट करना चाहिए। खुद से इस सवाल पे रीजनेबल आधा पौना घंटा स्पेंड करें, सवाल को खुद से अटैम्प्ट करने की कोशिश करें और उसके बाद फिर आप इसका सोल्यूशन रेफर कर सकते हैं। तो रीड करते हैं और सॉल्व करते हैं। कहता है द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लियालपुर लिमिटेड आर प्रेजेंटेड बिलो। हमारे पास एक कंपनी है लियालपुर लिमिटेड के नाम से जिसके हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिवन है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 2023 यानी कि इस कंपनी की हमारे पास बैलेंस शीट अवेलेबल है। हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023। इस कंपनी का हमारे पास P&L यानी कि इनकम स्टेटमेंट अवेलेबल है। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है और फिर रिक्वायरमेंट में कहता है प्रिपेयर LL स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023 यूजिंग द डायरेक्ट मेथड। यूजिंग द डायरेक्ट मेथड यानी कि सवाल की रिक्वायरमेंट में हमें स्पेसिफिकली कह दिया कि हमें कैश फ्लो डायरेक्ट मेथड से प्रिपेयर करना है और 18 मार्क की वेटेज इस सवाल की यानी कि एक लॉन्ग क्वेश्चन है, सेक्शन बी का पार्ट। अब अगर हम इस कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो बैलेंस शीट पे हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, प्रीपेमेंट्स एंड कैश एंड बैंक बैलेंस। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पे देखें तो हमारे पास शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग्स, लॉन्ग टर्म लोन, ट्रेड पेबल, एक्रूड एक्सपेंसेस, एक्रूड इंटरेस्ट एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। फिर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, सेलिंग एक्सपेंस, अदर इनकम, फाइनेंशियल चार्जेस एंड नेट प्रॉफिट। तो हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव बैलेंस शीट, एक कॉम्प्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट अवेलेबल है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहता है पॉइंट नंबर 1 10 million shares were issued in consideration for the purchase of machinery having a fair value of 150 million. 10 million shares were issued in consideration for the purchase of machinery having fair value of 150 million. हमने 10 मिलियन शेयर्स इशू किए एक मशीनरी को खरीदने के लिए, एक मशीनरी को एक्वायर करने के लिए, और इस मशीनरी की फेयर वैल्यू 150 मिलियन है। यानी कि हमने 150 मिलियन की फेयर वैल्यू की मशीन को एक्वायर किया है जिसके अगेंस्ट हमने कैश पे नहीं किया बल्कि अपनी ही कंपनी के शेयर्स इशू कर दिए हैं। तो अब इस एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट कहाँ का जाएगा सर? पॉइंट नंबर 1 में हमने मशीनरी परचेस की है तो हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे इस एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट आ रहा होगा। यानी कि जब हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को अकाउंट फॉर करेंगे, जब हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का टी अकाउंट बनाएंगे तो एडजस्टमेंट नंबर 1 को देख रहे होंगे। और एडजस्टमेंट नंबर 1 में हमने मशीनरी खरीदी है अगेंस्ट द इशुएंस ऑफ शेयर्स। तो इसका मतलब है कि जो हमारा शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम है इस पे भी इम्पैक्ट आ रहा होगा। यानी कि जब हम मशीनरी बाय कर रहे हैं अगेंस्ट द इशुएंस ऑफ शेयर्स तो हम एसेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट कर रहे होंगे, शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम क्रेडिट कर रहे होंगे। तो इस एडजस्टमेंट नंबर 1 का इम्पैक्ट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के टी अकाउंट में भी जाएगा और शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम के अकाउंट में भी जा रहा होगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 में कहता है इक्विपमेंट विद अ कॉस्ट ऑफ 35 मिलियन एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 21 मिलियन was sold at a gain of ₹5 million. एक इक्विपमेंट जिसकी कॉस्ट 35 मिलियन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 21 मिलियन है, इसे हमने बेच दिया 5 मिलियन के गेन पे, यानी कि एक डिस्पोजल ट्रांजेक्शन है। अब चूंकि इक्विपमेंट का डिस्पोजल किया है तो अगेन जो हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और उससे पर्टेनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रहा है उस टी अकाउंट के ऊपर, उस अकाउंट हेड के ऊपर इनका इम्पैक्ट आ रहा होगा। और फिर चूंकि ये इक्विपमेंट हमने 5 मिलियन के गेन पे सेल किया है तो हमारे पास जो यहाँ पर अदर इनकम आ रही है, अदर इनकम में जो 30 मिलियन का गेन है, इस 30 मिलियन की गेन में से ऑब्वियसली 5 मिलियन का गेन हमारा इक्विपमेंट के डिस्पोजल पे आ रहा होगा। तो जो बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट P&L के रेलेवेंट अकाउंट हेड्स हैं जिनका इम्पैक्ट एडजस्टमेंट्स में गिवन है उसे मैं सिर्फ मार्क कर रहा हूँ ताकि हमारी सवाल की इन्फॉर्मेशन हमारे कंट्रोल में रहे, सवाल को हम अच्छे से मैनेज कर सके। फिर आगे कहता है
fair value model was applied for the subsequent measurement of the investment property. During the year, the fair value of the investment property was decreased by 40 million and the rent amounting to 25 million was received from the investment property. कह रहा हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के लिए फेयर वैल्यू मॉडल ऑप्ट किया, यानी कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू मॉडल पे मेजर किया जाता है। हमारे साल में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू में 40 मिलियन की कमी आई है, यानी कि 40 मिलियन से हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे फेयर वैल्यू का लॉस आया है। और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे हमें 25 मिलियन का गेन आया, 25 मिलियन की रेंटल इनकम है ये, 25 मिलियन हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम जनरेट की है। तो एडजस्टमेंट नंबर 3 का ताल्लुक हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के आगे मैं एडजस्टमेंट नंबर 3 लिख देता हूँ। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे हमें 40 मिलियन का फेयर वैल्यू लॉस आया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे हमें 40 मिलियन का फेयर वैल्यू लॉस आया। तो ये 40 मिलियन का फेयर वैल्यू लॉस हमने सेलिंग और एडमिन एक्सपेंस में रिकॉर्ड किया होगा। ये 40 मिलियन का फेयर वैल्यू लॉस हमने सेलिंग और एडमिन एक्सपेंस में रिकॉर्ड किया होगा। और 25 मिलियन का रेंटल इनकम आया, 25 मिलियन का हमारे पास रेंट इनकम आई है। तो ये रेंट इनकम हमने अदर इनकम में रिकॉर्ड की होगी, ये रेंट इनकम हमने अदर इनकम में रिकॉर्ड की होगी। सॉरी, पॉइंट नंबर 3 है ये। तो अगर आप गौर करें कि हमारे पास अदर इनकम में टोटल 30 मिलियन रिकॉर्डेड है और इस 30 मिलियन का ब्रेकअप क्या है कि 5 मिलियन का हमारे पास इक्विपमेंट की डिस्पोजल पे गेन था, 5 मिलियन का हमारे पास इक्विपमेंट की डिस्पोजल पे गेन था और बाकी 25 मिलियन की रेंटल इनकम है। तो 5 मिलियन और 25 मिलियन मिलकर ही ये 30 मिलियन बन रहा है। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के जो 40 का लॉस है, चूंकि हमें पीएनएल में फेयर वैल्यू लॉस अलग से कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब है उसे हमने सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस में ही रिकॉर्ड किया होगा। इस 450 के एक्सपेंस के अंदर 40 मिलियन का फेयर वैल्यू का लॉस भी शामिल होगा। फिर इसके बाद क्या आता है, बैड डेट अमाउंटिंग टू 36 मिलियन वर रिटर्न ऑफ while bad debt previously written off amounts to rupees 15 million were recovered। कहता है 36 मिलियन का बैड डेट हमने राइट ऑफ कर दिया और कुछ बैड डेट जो पिछले सालों में राइट ऑफ हो चुका था 15 मिलियन, ये हमें करंट ईयर में रिकवर हुआ, ये हमें करंट ईयर में रिसीव हुआ है। अब देखें, बैड डेट का ताल्लुक हमारे ट्रेड रिसीवर और अलाउंस फॉर डेटफुल डेट्स है। तो यहाँ पे मैं एडजस्टमेंट नंबर 4 को मार्क कर देता हूँ। बैड डेट पे जो एक्सपेंस आया होगा या बैड डेट की जो रिकवरी हुई होगी, इससे पर्टेनिंग इनकम भी हमने सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस में रिकॉर्ड की होगी। तो सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस में मैं एडजस्टमेंट नंबर 4 मार्क कर देता हूँ। मैंने कोई ट्रीटमेंट डिस्कस नहीं की है, मैंने कोई सवाल अभी सॉल्व नहीं किया है। सिर्फ सवाल में जो हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी ना, इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन का बैलेंस शीट और पीएनएल के कौन से लाइन आइटम पे इम्पैक्ट आ रहा होगा, मैंने सिर्फ इसे मार्क किया है। मैंने देखा ये एडजस्टमेंट प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट और शेयर कैपिटल की थी। पॉइंट नंबर 1 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट और शेयर कैपिटल के आगे लिख दिया। ये एडजस्टमेंट प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट और गेन ऑन डिस्पोजल की थी। प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट पे एडजस्टमेंट नंबर 2 और अदर इनकम पे एडजस्टमेंट नंबर 2 लिख दिया। ये एडजस्टमेंट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की थी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के आगे एडजस्टमेंट नंबर 3 और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे जो रेंटल इनकम आई, जो फेयर वैल्यू का लॉस आया, इसे रेलेवेंट जगह पे मार्क कर दिया ताकि सवाल का डेटा आपके कंट्रोल में हो। जितना अच्छा आप सवाल के डेटा को कंट्रोल करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, उतना अच्छा आप इसे सॉल्व कर सकेंगे। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। हमें डायरेक्ट मेथड से सवाल को सॉल्व करना है, पहले हम आसान से टी अकाउंट्स देख लेते हैं, फिर हम मुश्किल चीजों पे आएंगे। सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट है, तो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को ही देख लेते हैं। अच्छा, मैंने अपने पास एक फॉर्मेट, एक स्ट्रक्चर ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। ऑटम 2024 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 8 है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो हमें प्रिपेयर करने यूजिंग द डायरेक्ट मेथड और ईयर एंड है हमारे पास 31 दिसंबर 2023। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब कुछ टी अकाउंट्स बनाते हैं। सबसे पहला टी अकाउंट बनाते हैं हम प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का और सेकंड टी अकाउंट बनाते हैं हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मैं ओपनिंग क्लोजिंग प्लॉट कर देता हूँ। प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का ओपनिंग है 218, तो ओपनिंग आ जाएगा 218, क्लोजिंग है 555, क्लोजिंग आ जाएगा 555। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग है 92, तो ओपनिंग आ जाएगा 92 और क्लोजिंग है हमारे पास 148, तो क्लोजिंग आ जाएगा 148। ठीक है, मैंने प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग प्लॉट कर दिया।
अब इन्होंने पॉइंट नंबर 1 में कहा था कि हमने 150 मिलियन का एक मशीनरी परचेज किया, 150 मिलियन की एक मशीनरी परचेज की और बदले में हमने कैश नहीं दिया, बदले में हमने 10 मिलियन अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर दिए, बदले में हमने 10 मिलियन अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर दिए। देखिए हमारे शेयर्स की कैप पार वैल्यू कितनी है, हमारे शेयर्स की पार वैल्यू कितनी है, 10 रुपये, यानी कि एक शेयर की फेस वैल्यू पार वैल्यू 10 रुपये। अगर 10 रुपये से महंगा शेयर्स इशू हो रहा है, अगर 10 रुपये से ज्यादा की वैल्यू का शेयर्स इशू हो रहा है, तो बाकी अमाउंट हमारा शेयर प्रीमियम में जाएगा। यानी कि अगर मैं एडजस्टमेंट नंबर 1 को अकाउंट फॉर करूं तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, हमारी एंट्री बनेगी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट 150 मिलियन, शेयर कैपिटल क्रेडिट 10 मिलियन शेयर्स इशू किए और हर शेयर की पार वैल्यू 10 रुपये, तो 100 मिलियन से शेयर कैपिटल क्रेडिट, और जो भी एक्सेस अमाउंट है ये हमारा शेयर प्रीमियम में चला जाएगा, दैट इज 50। तो हमने 150 मिलियन की जो मशीनरी परचेज की जिसके अगेंस्ट 10 मिलियन शेयर्स इशू किए, हमने इसकी एंट्री क्या बनाई होगी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को 150 मिलियन से डेबिट किया होगा, शेयर कैपिटल को 100 मिलियन से क्रेडिट किया होगा क्योंकि 10 मिलियन शेयर्स इशू किए, हर शेयर की वैल्यू 10 रुपये, और एक्सेस अमाउंट हमने शेयर प्रीमियम में पार्क कर दिया होगा। तो अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में एडिशन शो करूं तो हमारे पास कुछ एडिशन हुई है अगेंस्ट दी शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम, कितना 150 मिलियन। हमने 150 मिलियन की एडिशन की है, लेकिन इसके अगेंस्ट हमने कैश पे नहीं किया बल्कि शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम इशू किया है। चूंकि इस एक्विजिशन के अगेंस्ट, इस एडिशन के अगेंस्ट हमने कैश पे ही नहीं किया, हमने अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर दिए, तो इसका कोई कैश फ्लो इंपैक्ट नहीं होगा, इसके अगेंस्ट कोई कैश फ्लो पे हम कोई एडजस्टमेंट, कोई अमाउंट ऐड या लेस नहीं कर रहे होंगे। इसके बाद कहता है एक इक्विपमेंट जिसकी कॉस्ट 35 मिलियन है, इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन 21 मिलियन है, इसे हमने 5 मिलियन के गेन पे बेच दिया। देखो हम गेन लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास सेल प्रोसीड लेस कैरिंग अमाउंट, तो हमारे पास गेन ऑन डिस्पोजल आ जाता है। अब इस इक्विपमेंट की कॉस्ट है 35, इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन है 21, तो इसका मतलब है कैरिंग अमाउंट कितनी होगी 35 माइनस 21, तो कैरिंग अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 35 माइनस 21 14 मिलियन। और कितने की गेन पे बेचा, हमने बेचा 5 मिलियन के गेन पे, तो 5 का गेन। तो अगर 14 मिलियन की कैरिंग अमाउंट वाली चीज मैं बेच रहा हूं और मुझे 5 मिलियन का गेन हो रहा है, तो मेरी सेल प्रोसीड कितनी होगी वो मैं बैलेंसिंग कैलकुलेट कर सकता हूँ। यस 5 प्लस 14 ये आ जाएगा आपके पास 19, कि 14 मिलियन की कैरिंग वैल्यू वाला इक्विपमेंट अगर आपने 19 मिलियन का बेचा होगा तो आपके पास 5 का गेन आ रहा होगा। 14 मिलियन की कैरिंग वैल्यू वाला इक्विपमेंट अगर आपने 19 मिलियन का बेचा होगा तो आपके पास 5 मिलियन का गेन आ रहा होगा। अब 19 मिलियन की हमारे पास प्रोसीड्स आई, ये हमने इक्विपमेंट को डिस्पोज ऑफ करके हासिल की, इसे मैं वर्किंग 3 का नाम दे देता हूं। तो हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इक्विपमेंट वर्किंग 3 19 मिलियन हमारे पास प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। गेन का जो अमाउंट है इसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में अंडू नहीं करेंगे क्योंकि हम डायरेक्ट मेथड से सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। अगर हम इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहे होते तो फिर हम गेन के अमाउंट को अंडू कर रहे होते, लेकिन यहाँ पे गेन के अमाउंट को अंडू करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम डायरेक्ट मेथड से सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर इसे प्लॉट करें तो चूंकि इस इक्विपमेंट की कॉस्ट थी 35 मिलियन और इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन रहता है 21 मिलियन, तो हमारे पास कॉस्ट अकाउंट से डिस्पोजल मार्क हो जाएगा 35 मिलियन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट से डिस्पोजल मार्क हो जाएगा 21 मिलियन। तो 35 मिलियन की कॉस्ट को कॉस्ट अकाउंट से क्रेडिट किया, 21 मिलियन के एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट से डेबिट किया। अब इस टी अकाउंट में जो भी बैलेंसिंग आएगा वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा। इस टी अकाउंट में अगर कुछ बैलेंसिंग आता है तो वो फर्दर एडिशंस वगैरह होगी। देख लेते हैं 218 प्लस 150 माइनस 35 माइनस 555, तो यहाँ पे हमारे पास बैलेंसिंग आ रहा है 225, यानी कि ये हमारी कुछ और फर्दर एडिशंस होंगी जो मैं बैलेंसिंग कैलकुलेट कर रहा हूँ।
अब 225 की हमने एडिशंस किए जिसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन फर्दर प्रोवाइडेड नहीं है, तो इसका मतलब है ये कैश परचेजेस होंगी, इसका मतलब है ये कैश परचेजेस होंगी। तो हमारे पास परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वर्किंग 1 से आ रहा है ये नंबर 225, और चूंकि ये कैश परचेजेस हमने कैश पे किया होगा तो हमारा कैश फ्लो नेगेटिव हो जाएगा, कैश फ्लो हमारा आउटफ्लो हो रहा होगा, इसलिए मैंने इसे नेगेटिव में दिखा दिया। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का टी अकाउंट हमारा रिकंसाइल हो गया। ओपनिंग एडिशन जो कि सवाल में गिवन थी, डिस्पोजल जो सवाल में गिवन थी, क्लोजिंग, और हमने बैलेंसिंग एडिशन कैलकुलेट कर लिया। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में बैलेंसिंग देखते हैं कितना आ रहा है, 92 माइनस 21 माइनस 148, तो बैलेंसिंग आ रहा है 77, बैलेंसिंग आ रहा है 77। ये 77 हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा, ये 77 हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा। अब डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, लेकिन इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम अंडू नहीं करेंगे, इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम एड बैक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। डायरेक्ट मेथड में हम नॉन कैश इनकम और नॉन कैश एक्सपेंसेस को अंडू नहीं करते, बल्कि जब पीएनएल के आइटम्स पर आएंगे उस वक्त इसे अकाउंट फॉर करेंगे, उस वक्त इसे देखेंगे इसका क्या करना। तो फिलहाल हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट क्लोज कर दिया। फिलहाल हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्लोज कर दिया। जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बेची थी उसका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में एक इम्पैक्ट आ गया, जो नया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदा था उसका भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में एक इम्पैक्ट आ गया है। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ रहा है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से पर्टेनिंग पॉइंट नंबर 3 में कुछ लिखा था, इसका टी अकाउंट बना लेते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का हमारे पास ओपनिंग है 210, क्लोजिंग है 310, 210 और 310। तो ओपनिंग आ जाएगा 210 और क्लोजिंग आ जाएगा 310। फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में इन्होंने हमें पॉइंट नंबर 3 में कुछ बताया था। पॉइंट नंबर 3 में लिखा था द फेयर वैल्यू मॉडल वॉज अप्लाइड फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ड्यूरिंग द ईयर फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वॉज डिक्रीज बाय 40 मिलियन। 40 मिलियन से फेयर वैल्यू लॉस आया है। तो अगर हमें फेयर वैल्यू लॉस आया होगा तो हमने एंट्री क्या बनाई होगी, फेयर वैल्यू लॉस पीएनएल में डेबिट, फेयर वैल्यू लॉस पीएनएल में डेबिट, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के टी अकाउंट में हम फेयर वैल्यू लॉस दिखा देते हैं 40 मिलियन का क्रेडिट साइड पे। फेयर वैल्यू लॉस डेबिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट, तो मैंने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को 40 से क्रेडिट कर दिया। फिर इसके अलावा 25 की रेंटल इनकम आई, लेकिन ये रेंटल इनकम तो हमने अदर इनकम में रिकॉर्ड की होगी, इससे हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अकाउंट में तो फेयर वैल्यू का गेन और लॉस और एडिशन डिलीशन रिकॉर्ड होगी। तो ये 25 का जो हम रेंटल इनकम है, रेंट इनकम है, इसे हम अदर इनकम को देखते वक्त अकाउंट फॉर कर लेंगे। यहां हम देख लेते हैं कि क्या ये रिकंसाइल कर रहा है या बैलेंस आ रहा है कुछ। तो 210 माइनस 40 माइनस 310, यहाँ पे हमारे पास 140 से कुछ बैलेंसिंग आ रहा है डेबिट साइड पे, 140 से हमारे पास डेबिट साइड पे बैलेंसिंग आ रहा है। तो ऑब्वियसली ये हमारी एडिशंस ही होंगी, ये हमारी एडिशंस ही होंगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे हमें फॉर वैल्यू 40 मिलियन का लॉस है ना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे तो हमें 40 मिलियन का फेयर वैल्यू लॉस है, तो डेबिट साइड पे जो बैलेंसिंग आ रहा है ये हमारी एडिशंस ही होंगी। ये हमारा इन्वेस्टिंग कैश फ्लोस में चला जाएगा। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वर्किंग फॉर 140 मिलियन। चूंकि 140 मिलियन की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बाय की तो 140 पे किए होंगे, यानी कि कैश आउटफ्लो हुआ होगा। हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का टी अकाउंट क्लोज कर दिया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्लोज कर दिया, इन्वेस्टमेंट क्लोज कर दिया। अब हमारे पास वर्किंग कैपिटल की चीज़ आ रही है, जिसमें हमारे पास इन्वेंट्रीज हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, अलाउंसेस फॉर बैड डेट्स हैं, प्री पेमेंट्स और एक्रूड एक्सपेंसेस हैं, ट्रेड पेबल है। इन सारी चीज़ों को हमें एक साथ देखना चाहिए, इन सारी चीज़ों को हम एक साथ मैनेज कर रहे होंगे। किस तरीके से, यहाँ देखिएगा। सबसे पहले वर्किंग 5 में ट्रेड रिसीवेबल और वर्किंग 6 अलाउंस फॉर बैड डेट का टी अकाउंट देखता हूँ। ट्रेड रिसीवेबल और अलाउंस फॉर बैड डेट का टी अकाउंट देखता हूँ। यहाँ देखिएगा, हमारे पास
ट्रेड रिसीवल का ओपनिंग है 230, क्लोजिंग है 255, तो ओपनिंग आ जाएगा 230, क्लोजिंग आ जाएगा 255। फिर अलाउंस फॉर बैड डेट का ओपनिंग क्लोजिंग कितना है 11 और 17, तो ओपनिंग आ जाएगा 11 और क्लोजिंग आ जाएगा 17। ठीक है, हमने ट्रेड रिसीवल और अलाउंस फॉर बैड डेट का ओपनिंग क्लोजिंग प्लॉट कर दिया। फिर हमारे पास पीएनएल में सेल्स कितनी है सर? हमारे पास पीएनएल में सेल्स है 1450, 1450 मिलियन। तो सेल्स की एंट्री क्या बनी होगी? ट्रेड रिसीवल डेबिट सेल्स क्रेडिट, ट्रेड रिसीवल डेबिट सेल्स क्रेडिट। तो हमारे पास ट्रेड रिसीवल के अकाउंट में डेबिट साइड पे सेल्स आ जाएगा कितना 1450। फिर इन्होंने पॉइंट नंबर 4 में हमें कुछ बातें बताई थी। इन्होंने कहा था कि 36 मिलियन का अमाउंट, 36 मिलियन का बैड डेट हमने राइट ऑफ कर दिया। 36 मिलियन का बैड डेट हमने राइट ऑफ कर दिया। जब हम बैड डेट को राइट ऑफ करते हैं, तो एंट्री क्या बनाते हैं? अगर तो हमने इसके अगेंस्ट प्रोविजन रिकॉर्ड कर रखा है, तो ट्रेड रिसीवल क्रेडिट, प्रोविजन फॉर बैड डेट डेबिट, ट्रेड रिसीवल क्रेडिट, प्रोविजन फॉर बैड डेट डेबिट। और अगर आपने प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं कर रखा तो आप यही एंट्री बना सकते हो, या फिर ट्रेड रिसीवल क्रेडिट और बैड डेट एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट कर सकते हो। या तो हम बैड डेट एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट कर दें या बैड डेट के टी अकाउंट में पार्क कर दें। इन टोटालिटी क्यूमुलेटिव इंपैक्ट हमेशा सेम ही आएगा। अगर 36 मिलियन का अमाउंट हमने राइट ऑफ किया तो हमने एंट्री क्या बनाई होगी? ट्रेड रिसीवल क्रेडिट, प्रोविजन फॉर बैड डेट डेबिट, ट्रेड रिसीवल क्रेडिट, प्रोविजन फॉर बैड डेट डेबिट। तो यहां पे हमारे पास बैड डेट रिटर्न ऑफ कितने से 36 मिलियन, ये हमने राइट ऑफ किया तो ट्रेड रिसीवल क्रेडिट कर दिया। और प्रोविजन के अकाउंट में बैड डेट रिटर्न ऑफ 36 मिलियन, ये हमने राइट ऑफ किया तो ट्रेड रिसीवल क्रेडिट कर दिया, प्रोविजन फॉर बैड डेट डेबिट कर दिया। फिर इन्होंने बताया कि हमें 15 मिलियन पिछले साल के रिटर्न ऑफ अमाउंट रिकवर हो गए। अब आम हालात में आप एंट्री क्या बनाते हो? रिकवरी के अगेंस्ट वो रिकवरी जो हमने राइट ऑफ कर दी है। सर कैश डेबिट, रिकवरी अगेंस्ट बैड डेट इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट, रिकवरी अगेंस्ट बैड डेट इनकम क्रेडिट। तो आप कैश डेबिट करके रिकवरी अगेंस्ट बैड डेट इनकम क्रेडिट करें, या ट्रेड रिसीवल डेबिट करके रिकवरी इनकम रिकॉर्ड करें और फिर उसकी कैश डेबिट रिसीवल रिकॉर्ड करें, बात एक ही है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपने रिकवरी की ना, इसकी एक एंट्री बन सकती है कैश डेबिट, रिकवरी अगेंस्ट बैड डेट पीएनएल में क्रेडिट, कितने से 15 मिलियन की रिकवरी की है। तो या तो ये एंट्री बना लें, कैश डेबिट रिकवरी अगेंस्ट बैड डेट क्रेडिट, एक एंट्री ये बन सकती है। या हम ये भी कर सकते हैं कि हम पहले ट्रेड रिसीवल डेबिट करें, प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रेडिट करें 15 मिलियन से। ये हम क्या काम कर रहे हैं? ये काम कर रहे हैं कि जो हमने राइट ऑफ कर दिया था ना, जो हमने बैड डेट राइट ऑफ कर दिया था ना, उसे राइट इन कर रहे हैं, उसे दोबारा से अपनी किताबों में लेकर आ रहे हैं कि हमने ट्रेड रिसीवल भी दोबारा से रिकॉर्ड कर दिया 15 मिलियन का, क्योंकि राइट ऑफ हो चुका था, और प्रोविजन भी दोबारा से रिकॉर्ड कर दिया क्योंकि राइट ऑफ हो चुका था। तो ट्रेड रिसीवल डेबिट, प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रेडिट, और फिर अगली एंट्री बनाएं कैश डेबिट और ट्रेड रिसीवल क्रेडिट 15 मिलियन। क्योंकि हमें रिसीवल रिकॉर्ड करने के बाद जो रिसीवल हमने राइट ऑफ कर दिया था, अब हम इसे दोबारा से रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि हम रिकवर कर रहे हैं, तो हमने एक दफ़ा रिकॉर्ड किया फिर इसकी रिकवरी रिकॉर्ड कर ली। तो इस तरह लेके चलें, दोनों ही केसेस में नेट कंक्लूजन क्यूमुलेटिव इफेक्ट सेम ही आ रहा होगा। हम ये वाली अप्रोच फॉलो करते हैं। अब जब आप बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट रिटर्न ऑफ को रिकवर करोगे, तो हमने रिसीवल डेबिट, प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रेडिट किया, तो यहाँ पे हमारे पास रिकवरी 15 से डेबिट और प्रोविजन फॉर बैड डेट के अकाउंट में रिकवरी 15 से क्रेडिट। अब हमने ट्रेड रिसीवल, ट्रेड पे अलाउंस फॉर बैड डेट का ओपनिंग क्लोजिंग देख लिया, सेल्स के नंबर को प्लॉट कर दिया, इस एडजस्टमेंट में जितनी बातें थी उसको भी प्लॉट कर दिया। अब हमारे पास इस अकाउंट से, ट्रेड रिसीवल के अकाउंट से
कैश रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर बैलेंसिंग आ जाएगा, कैश रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर बैलेंसिंग आ जाएगा। और हमारे पास प्रोविजन फॉर बैड डेट के अकाउंट से, प्रोविजन फॉर बैड डेट के अकाउंट से हमारे पास बैड डेट एक्सपेंस नेट, बैड डेट एक्सपेंस नेट आ जाएगा। सर नेट क्यों? नेट इस वजह से कि जो हमने राइट ऑफ किया उसे भी यहाँ पार्क कर दिया, जो हमने रिकवरी की उसे भी यहाँ पार्क कर दिया, तो जो भी हमारे पास यहाँ बैड डेट एक्सपेंस आएगा ये एक्सपेंस नेट ऑफ रिकवरी आएगा, ये एक्सपेंस नेट ऑफ रिकवरी आएगा, क्योंकि सारी चीज मैं यहाँ पार्क कर रहा हूँ। तो अब जो मैं बैड डेट एक्सपेंस निकालूंगा वो बैड डेट एक्सपेंस नेट ऑफ रिकवरी आ रहा होगा। कितना? पहले तो मैं कैश कैलकुलेट करता हूँ। 230 प्लस 1450 प्लस 15 माइनस 36 माइनस 255, तो कैश रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर आ गया हमारे पास 1404 और बैड डेट एक्सपेंस हमारे पास आ रहा है 36 प्लस 17 माइनस 11 माइनस 15, ये आ रहा है 27। अब जो हमने कैश कस्टमर से रिसीव किया ये हमारा ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में चला जाएगा। और ये जो बैड डेट एक्सपेंस है, जब हम सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस को अकाउंट फॉर करेंगे, जब हम सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस को अकाउंट फॉर करेंगे उस वक्त इसे भी अकाउंट फॉर करेंगे, इसे भी एज अ नॉन कैश एक्सपेंस एडजस्ट कर देंगे। तो पहले हमारे पास कैश आया 1404, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर वर्किंग 5 से, वन 1404 का हमने कैश रिसीव किया, इसे हमने पॉजिटिव दिखा दिया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और जो हमारे पास बैड डेट एक्सपेंस नेट ऑफ रिकवरी आ रहा है इसे हम सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस प्लॉट कर देंगे, अकाउंट फॉर करते वक्त देख लेंगे इसका क्या करना है। फिर हमारे पास ये हो चुका। अब इन्वेंट्रीज को देख लेते हैं और इन्वेंट्रीज के साथ हमें ट्रेड पेबल को साथ देखना पड़ेगा। यहाँ देखिएगा वर्किंग 7, इन्वेंट्रीज वर्किंग 8, ट्रेड पेबल। इन्वेंट्री का ओपनिंग क्लोजिंग कितना है? 261 और 275, तो ओपनिंग आ जाएगा 261, क्लोजिंग आ जाएगा 275। और ट्रेड पेबल का ओपनिंग कितना है? 60 और 109, तो 60 और 109। अब इन्वेंट्री के टी अकाउंट में हमारे पास डेबिट साइड पे परचेजेस आती है, क्रेडिट साइड पे कॉस्ट ऑफ सेल्स आता है। ट्रेड पेबल के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे परचेजेस आती हैं और डेबिट साइड पे कैश पेड बैलेंसिंग आ जाता है। जब हम परचेजेस करते हैं तो इन्वेंट्रीज डेबिट, ट्रेड पेबल क्रेडिट करता है, और जो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो इन्वेंट्री का अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, और जो पेमेंट की होगी वो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स का नंबर हमारे पास यहाँ अवेलेबल है। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है? 860, तो 860 यहाँ आ जाएगा। जब 860 यहाँ आ गया तो परचेजेस का नंबर हम बैलेंसिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। 275 प्लस 860 माइनस 261, ये आ गया 874। 874 की परचेजेस अगर हम ट्रेड पेबल में प्लॉट करें तो 874, और यहाँ से बैलेंसिंग कैश पेड टू सप्लायर आ जाएगा। तो 60 प्लस 874 माइनस 109, 60 प्लस 874 माइनस 109, ये आ जाएगा 825, ये आ जाएगा 825। यानी कि हमने ट्रेड पेबल के अगेंस्ट अपने सप्लायर्स को पे किया है 825 वर्किंग 8। हम अपने पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैश पेड टू सप्लायर वर्किंग 8 825, कैश पेड टू सप्लायर्स वर्किंग 8 825। इसके बाद हमारे पास इन्वेंट्री हो गया। अब हमारे पास प्रीपेड आ रहा है, प्रीपेमेंट्स आ रहा है, और इससे मिलता जुलता एक्रूड एक्सपेंसेस आ रहा है। प्रीपेमेंट आ रहा है और इससे मिलता जुलता एक्रूड एक्सपेंसेस आ रहा है। अच्छा, इसके बाद एक्रूड इंटरेस्ट भी है। एक्रूड इंटरेस्ट का चूंकि एक ही अकाउंट है इसे मैं क्लोज कर देता हूं। पहले देखो हमारे पास जो यहाँ स्पेस अवेलेबल था वर्किंग 9,
एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट का ओपनिंग है 6, क्लोजिंग है 4, ओपनिंग आ जाएगा 6, क्लोजिंग आ जाएगा 4। हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस सवाल में गिवन था 16, कॉस्ट ऑफ सेल्स पे भी टिक कर रहा हूँ क्योंकि इसे हम देख चुके हैं। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है, फाइनेंशियल चार्जेस कितना है 16, तो यहाँ पे हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाएगा क्रेडिट साइड पे कितना था 16, और डेबिट साइड पे आ जाएगा हमारे पास इंटरेस्ट पेड दैट इज कैश, हमने कितना इंटरेस्ट पे किया। तो 6 + 16 - 4, 6 + 16 - 4, ये आ गया हमारे पास 18 के 18 का इंटरेस्ट हमने ड्यूरिंग द ईयर पे किया है। हमने एक्रूड इंटरेस्ट को ओपनिंग क्लोजिंग रखा, इंटरेस्ट एक्सपेंस को क्रेडिट साइड पे रखा, तो डेबिट साइड पे हमारे पास इंटरेस्ट पेड आ गया दैट इज 18। ये आ रहा है वर्किंग 9 में, इसे हम इंटरेस्ट पेड वर्किंग 9 18, इंटरेस्ट पेड को हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में 18 नेगेटिव दिखा दिया। अब हम आते हैं जो मुश्किल एरिया दैट इज एक्रूड एक्सपेंसेस, प्री पेमेंट, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस, इन सारी चीज़ों को हम एक साथ देखते हैं। देखो प्री पेमेंट्स हैं, एक्रूड एक्सपेंसेस हैं और सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस हैं, ये 3 अकाउंट्स एक साथ चलेंगे हमारे। यहाँ देखिएगा वर्किंग 10, प्री पेमेंट्स, या इसे यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। वर्किंग 10, प्री पेमेंट्स एंड एक्रूड एक्सपेंसेस, इसका एक ही अकाउंट बनेगा। प्री पेमेंट का ओपनिंग क्लोजिंग कितना है 4 और 12, तो ओपनिंग आ जाएगा डेबिट साइड पे 4, क्लोजिंग आ जाएगा क्रेडिट साइड पे 12। एक्रूड एक्सपेंसेस का ओपनिंग क्लोजिंग कितना है 21 और 25, तो ओपनिंग आ जाएगा क्रेडिट साइड पे 21, क्लोजिंग आ जाएगा डेबिट साइड पे 25। मैंने सिंपली प्रीपेड का ओपनिंग क्लोजिंग और एक्रूड एक्सपेंसेस का ओपनिंग क्लोजिंग प्लॉट कर दिया। अब हमारे पास सवाल में सेलिंग और एडमिन एक्सपेंस कितना है 450, तो हमारे पास सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस कितना है 450, ठीक है। अब इस सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस में जो जो नॉन कैश एक्सपेंसेस इनकॉर्पोरेट हुए हैं, जो जो अदर एक्सपेंसेस इनकॉर्पोरेट हुए हैं जिसे हम सेपरेटली देख चुके हैं, उसको हम एलिमिनेट कर देंगे, उसको हम हटा देंगे, ताकि हमारे पास वो सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस आ जाए जो हम पे करते हैं, वो सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस आ जाए जो हम पे करते हैं। अगर कोई नॉन कैश सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस है तो उसको हम हटा देंगे। सर कौन कौन सी अमाउंट है जो कि सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस में होंगी? देखिए एडजस्टमेंट नंबर 1, एडजस्टमेंट नंबर 2 में प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट का डेटा था, तो प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट का जो डेप्रिसिएशन है वो एक नॉन कैश एक्सपेंस है जो हमने इसमें रिकॉर्ड किया होगा, जो हमने सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस में रिकॉर्ड किया होगा। डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया था वर्किंग टू एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन के अकाउंट में, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना था 77, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना था 77, तो इसे हम अंडू कर देते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वर्किंग टू 77, इसे हटा देते हैं। फिर हमारे पास पॉइंट नंबर 3 में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे 40 का फेयर वैल्यू लॉस था। हमारे पास पॉइंट नंबर 3 में प्रॉपर्टी पे फेयर वैल्यू का लॉस था 40 मिलियन का, और मैंने यहाँ मार्क भी किया था कि 40 का लॉस जो है हमने यहाँ रिकॉर्ड किया, तो ये भी एलिमिनेट कर देते हैं। फेयर वैल्यू लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अगर अकाउंट को लिंक कर दूं वर्किंग 40 का लॉस, इसे भी एलिमिनेट कर दिया। फिर हमारे पास बेडेड एक्सपेंस में जो बेडेड के एक्सपेंसेस वगैरह थे वो भी हमने यहाँ रिकॉर्ड किए होंगे, वो हमने कैलकुलेट किया था। अलाउंस फॉर बेडेड के अकाउंट में नेट एक्सपेंस कितना था 27, जो कि एक नॉन कैश एक्सपेंस है, तो 27 बेडेड एक्सपेंस 27, और इसका रेफरेंस क्या था? इसका रेफरेंस था वर्किंग 6। देखो मैंने क्या करा,
मैंने P&L से पहले एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस उठाए और उसमें से नॉन कैश एक्सपेंसेस को एलिमिनेट कर दिया। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, फेवरेबल लॉस और बैड डेट एक्सपेंस इसको हटा दिया। तो ये हमारे पास वो एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे जो हम एक्चुअली इनकर कर रहे होंगे, जो हम एक्चुअली पे कर रहे होंगे। मार्केटिंग कॉस्ट होगी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की कॉस्ट होगी, अदर कॉस्ट वगैरह होगी। तो ये आ जाएगा 450 माइनस 77 माइनस 40 माइनस 27, 306। अभी 306 का नेट एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस है, कैश सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस है। इसे हम टी अकाउंट में क्रेडिट साइड पे प्लॉट करेंगे 306। तो हमारे पास डेबिट साइड पे बैलेंसिंग कैश पेड आ जाएगा कितना, 21 प्लस 306 प्लस 12 माइनस 4 माइनस 25, ये आ गया 310, ये आ गया 310। इसे अब ले जाते हैं अपने कैश फ्लोस में, वर्किंग 10 310। एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस पेड, वर्किंग 10 310। ये हमारे पास एसेट साइड पे सारी चीज़ें खत्म हो चुकी है क्योंकि हमने प्रीपेमेंट भी देख लिया। इसके बाद हमारे पास कैश इन बैंक है, इसे हम लास्ट में प्लॉट कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट है, चले इसे प्लॉट कर देते हैं। यहाँ देखें, हम जो कैश फ्लोज बना रहे हैं उसमें हम लास्ट में दिखाएंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट at start of year, cash and cash equivalent at end of year। देखो ओपनिंग में 9 मिलियन का कैश एंड बैंक बैलेंस है और 42 का बैंक ओवरड्राफ्ट है। 9 का कैश एंड बैंक है और 42 का बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 42। तो यानी कि हमारे पास नेट ओवरड्राफ्ट है कितना, 9 माइनस 42, ये आ गया 33। और क्लोजिंग में हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन कैश इन बैंक में कितना है 47, तो क्लोजिंग में आ जाएगा 47। तो मैंने ओपनिंग क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लॉट कर दिया। ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। एक्रूड एक्सपेंसेस, एक्रूड इंटरेस्ट हम देख चुके हैं, ट्रेड पेबल भी हम देख चुके हैं। लॉन्ग टर्म लोन के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, इसका टी अकाउंट बना लें या फिर आप वैसे ही देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म लोन 150 से बढ़कर 220 हो गया, 150 से बढ़कर 220 हो गया। तो 220 माइनस 150 दैट इज 70, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 70। चूंकि लॉन्ग टर्म लोन बढ़ रहा है, चूंकि लॉन्ग टर्म लोन इंक्रीज हो रहा है, यानी कि हमने क्या कहते हैं लॉन्ग टर्म लोन हासिल किया है। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लॉन्ग टर्म लोन ऑब्टेन कितना, 220 माइनस 150, ये आ गया हमारे पास 70। 70 का हमने लॉन्ग टर्म लोन लिया, कैश हमारा पॉजिटिव हो गया, कैश हमारा इंक्रीज हो गया। फिर हमारे पास रिटेन अर्निंग्स है। अब रिटेन अर्निंग का टी अकाउंट बना लेते हैं हम। ये वर्किंग कौन सी हमारी, वर्किंग 11। रिटेन अर्निंग का हमारे पास ओपनिंग कितना है 90, क्लोजिंग कितना है 130। ओपनिंग 90, क्लोजिंग 130। हमारे पास सवाल में कोई डिविडेंड पेएबल नहीं था, ना डिविडेंड की कोई एडजस्टमेंट थी, लेकिन हमारे पास प्रॉफिट कितना है 154। तो ये जो प्रॉफिट है ये रिटेन अर्निंग के अकाउंट में जाएगा, तो हमारे पास प्रॉफिट क्रेडिट साइड पे आ जाएगा 154। अब इस टी अकाउंट में जो बैलेंसिंग है वो हमारा डिविडेंड ही होगा, वो हमारा डिविडेंड पेड ही होगा। कितना आ रहा है 90 प्लस 154 माइनस 130, ये आ रहा है 114। 114 का हमने डिविडेंड पे किया है वर्किंग 11 से हमने कैलकुलेट किया 114 का डिविडेंड पेमेंट।
तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ही हम दिखा देंगे डिविडेंड पेड वर्किंग 11,114 और डिविडेंड हमने पे किया तो नेगेटिव कैश फ्लो, हमारा कैश आउटफ्लो हुआ। फिर हमारे पास बैलेंस शीट पे बस दो चीज़ें रह गई हैं, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम। इसे एक साथ ड्रॉ कर लेते हैं। शेयर कैपिटल का ओपनिंग क्लोजिंग 410 और 681। शेयर प्रीमियम का 50 और 120। अब शेयर कैपिटल का ओपनिंग क्लोजिंग भी चेंज है, शेयर प्रीमियम का ओपनिंग क्लोजिंग भी चेंज है, लेकिन जो भी यहाँ बैलेंसिंग है उसे डायरेक्टली हम शेयर्स इशूड अगेंस्ट कैश नहीं कह सकते, उसे हम डायरेक्टली शेयर्स इशूड अगेंस्ट कैश नहीं कह सकते, क्योंकि सवाल के पॉइंट नंबर 1 में मैं बताया था, और मैंने यहाँ पॉइंट नंबर 1 इसलिए मार्क भी किया था क्या कि मैं याद रहे। पॉइंट नंबर 1 में बताया था कि हमने एक 150 मिलियन की मशीनरी शेयर्स इशू करके हासिल की थी। हमने एक 150 मिलियन की मशीनरी शेयर्स इशू करके हासिल की थी, जिसकी मैंने जनरल एंट्री भी बनाई थी। सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट। तो शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम को हमने 100 और 150 से क्रेडिट करना था। तो हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट शेयर कैपिटल में 100 से क्रेडिट हो जाएगा और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट शेयर प्रीमियम हमारा 50 से क्रेडिट हो जाएगा। अब जो भी बैलेंसिंग आएगा वो हमने शेयर इशू किए अगेंस्ट कैश, वो हमने शेयर इशू किए अगेंस्ट कैश। ये हम बैलेंसिंग कैलकुलेट कर लेंगे शेयर कैपिटल में भी, शेयर प्रीमियम में भी। तो ये आ जाएगा 410 प्लस 100 माइनस 681, 171 और 50 प्लस 50 माइनस 120, ये आ जाएगा 20। तो 171 शेयर कैपिटल में, 20 शेयर प्रीमियम में, ये हमने शेयर्स इशू किए हैं। हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में न्यू इशू ऑफ शेयर्स 171 प्लस 20, इतना ही है। 171 और 20, वर्किंग 12 और वर्किंग 13, वर्किंग 12 एंड वर्किंग 13 शेयर्स इशू किए। तो हमारे पास पैसा आया, कितना पैसा आया? 171 प्लस 20, हमारे पास 191 आया, तो इसे मैंने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में दिखा दिया। अब हमारे पास बैलेंस शीट पे जितनी चीज़ें थी उस सबको मैं क्लोज कर चुका हूँ। सारे एसेट्स देख चुका हूँ, सारी इक्विटी देख चुका हूँ, सारी लायबिलिटीज देख चुका हूँ। पीएनएल पर आते हैं। पीएनएल में हमने सेल्स को देख लिया था जब हम ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बना रहे थे। हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स को देख लिया था जब हम इन्वेंट्री और ट्रेड पेबल का अकाउंट बना रहे थे। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस को देख लिया था जब हम प्रीपेमेंट और एक्रूड एक्सपेंसेस का अकाउंट बना रहे थे। अदर इनकम में 30 मिलियन थे, जिसका मैंने आपको ब्रेकअप बताया था कि 30 मिलियन में से 5 मिलियन का गेन है और 25 मिलियन की रेंट इनकम है। 5 मिलियन का गेन है और 25 मिलियन की रेंट इनकम है। और बैलेंस शीट के टी अकाउंट बनाते वक्त हमने 5 मिलियन के गेन को तो देखा था जब हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का टी अकाउंट बना रहे थे। जब हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का टी अकाउंट बना रहे थे तो 5 का गेन तो अकाउंट फॉर कर लिया था सेल प्रोसीड्स कैलकुलेट करते वक्त, लेकिन ये जो 25 की रेंटल इनकम है ये कहीं भी अकाउंट फॉर नहीं हुई थी। ये जो 25 की रेंटल इनकम है ये कहीं भी अकाउंट फॉर नहीं हुई थी और ना बैलेंस शीट में कोई रेंट रिसीवेबल वगैरह आ रहा था। तो इसका मतलब है कि जो 25 का रेंट है वो हमने रिसीव ही कर लिया था। इन्होंने लिखा भी है रेंट अमाउंटिंग टू 25 मिलियन वॉज रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। 25 मिलियन का हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर रेंट रिसीव किया। ये हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। रेंट रिसीव्ड अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। सर ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्यों आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्यों नहीं आएगा? हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बाय ही इन्वेस्टमेंट के लिए करता है, तो उस पर जो भी कैश इनफ्लो या आउटफ्लो होगा वो सारा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज का पार्ट है। तो जो यहाँ रेंटल इनकम आई वो भी आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नहीं बल्कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगी। कितनी? 25 हमने एज इट इज प्लॉट कर दिया। ये हमने कैश रिसीव किया, ये हमारी रेंटल इनकम है, सवाल में लिखा हुआ भी था।
फिर हम फाइनेंशियल चार्जेस को देख चुके हैं जब हमने एक्रूड इंटरेस्ट प्लॉट किया था। तो अब हम सारी बैलेंस शीट और सारी इनकम स्टेटमेंट की चीज़ों को देख चुके हैं। बस अब हमें ये देखना है कि हमारा कैश फ्लो रिकनसाइल कर रहा है या नहीं। हमें ये देखना है हमारा कैश फ्लो रिकनसाइल कर रहा है या नहीं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1404 माइनस 825 माइनस 310। ये आ गया हमारे पास 269। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, इससे इंटरेस्ट माइनस करेंगे माइनस 18 तो 251। ये आ जाएगा हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का कैश फ्लोज कैलकुलेट करेंगे। 19 माइनस 225 माइनस 140 प्लस 25, तो ये आ रहा है 321 नेगेटिव। मैं रीचेक कर लूँ, 19 माइनस 225 माइनस 140 प्लस 25, 321। 70 माइनस 114 प्लस 191, 70 माइनस 114 प्लस 121, ये आ गया 147 पॉजिटिव। अब हम नेट कैश इंक्रीज से डिक्रीज कैलकुलेट करेंगे। अब हम नेट कैश इंक्रीज से डिक्रीज कैलकुलेट करेंगे। नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैसे? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का 251, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का 321 और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का 147, इन तीनों का टोटल। तो 251 माइनस 321 प्लस 147, मैंने इन तीनों का टोटल कर लिया। 251 माइनस 321 प्लस 147, ये आ रहा है हमारे पास 77। और अगर 77 से हमारा नेट कैश इंक्रीज हुआ है और 33 का ओपनिंग था तो क्लोजिंग 47 बनना चाहिए। 77 माइनस 33, ये आ रहा है हमारे पास 44, ये आ रहा है हमारे पास 44, यानी कि हमारा कैश फ्लो रिकनसाइल नहीं हो रहा और हमारे पास डिफरेंस आ रहा है कुछ 3 रुपये का। मैं थोड़ा सा सर्च करता हूँ कि हो सकता है मैंने कहीं कैलकुलेशन एरर वगैरह कर दिया हो कि ये 3 का डिफरेंस क्यों आ रहा है हमारे पास। जी, तो ये 3 का डिफरेंस मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। मैंने कैलकुलेशन एरर किया था और वो कैलकुलेशन एरर था प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के टी अकाउंट में। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के टी अकाउंट में हमारे पास ओपनिंग था 218, 150 की एक एडिशन थी, 35 का डिस्पोजल था, क्लोजिंग था 555। तो यहाँ जो मैंने बैलेंसिंग एडिशंस कैलकुलेट की थी, ये मैंने गलत कैलकुलेट की थी। ये 225 नहीं, ये 225 नहीं बल्कि 222 बन रही है। तो ये आ रहा है हमारे पास 218 प्लस 150 माइनस 35 माइनस 555, तो ये आ रहा है हमारे पास 218 प्लस 150 माइनस 35 माइनस 555, ये आ रहा है हमारे पास 222। तो ये 222 की एडिशंस थी, मैंने गलती से इसे 225 ले लिया था। तो अगर मैं इसे सही करूं, ये नंबर चेंज होगा, ये नंबर चेंज होगा और फिर ये नंबर चेंज होगा। तो ये आ जाएगा 222, तो 19 माइनस 222 माइनस 140 प्लस 25, ये आ गया 318 नेगेटिव। और अब आप नेट कैश कैलकुलेट करोगे तो 251 माइनस 318 प्लस 147, तो ये आ गया 80 का पॉजिटिव नंबर। और जब 80 के इंक्रीज में आप ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो कि नेगेटिव में है ये माइनस करोगे तो 80 माइनस 33, ये आपके पास 47 आएगा, यानी कि हमारा कैश फ्लो रिकनसाइल हो गया, तो ये सवाल हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ जाता है। हमने डायरेक्ट मेथड से इस कंपनी का कैश फ्लो प्रिपेयर किया। 18 मार्क की वेटेज थी सवाल की। आई होप कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ। आज की अपनी इस गुफ्तगू को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।